हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो, अभी तक हम यहाँ पर लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था रेजिस्टिविटी फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। नाउ वी विल डिस्कस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर और उनकी एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। तो टॉपिक है रजिस्टर इन सीरीज। सीरीज का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपके पास 3 रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब क्या? जैसे पंखा हो सकता है, मोबाइल चार्जर हो सकता है, हर वो चीज जिसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो, क्योंकि कोई भी चीज है उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो मान लो उन कंपोनेंट को मैं इस तरह से ऐड कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ सच दैट ये मान लेते कि हमारा पहला कंपोनेंट है, तो ये इसका फर्स्ट एंड और ये इसका सेकेंड एंड, फिर ये इसका फर्स्ट एंड, ये इसका सेकंड एंड, ये इसका फर्स्ट एंड और ये इसका सेकंड एंड। तो सीरीज में क्या हुआ कि जो पहला कंपोनेंट है उसका जो दूसरा एंड है उसको मैंने जो दूसरा यहाँ पर कंपोनेंट है उसके पहले एंड से कनेक्ट किया हुआ है। ऐसे ही अब ये वाला जो कंपोनेंट है इसका दूसरा एंड मैंने इस वाले कंपोनेंट के पहले वाले एंड से कनेक्ट कर दिया है। तो सीरीज में यही होता है, व्हेन 2 और मोर रजिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू एंड द अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि इसका जो आखिरी वाला है उसको हमने इसके शुरुआत वाले से कनेक्ट कर दिया है। ऐसे इसका जो यहाँ पर ये खत्म हो रहा है, फिर इसके जो शुरुआत हो रही है उन दोनों को एक साथ ऐड कर दिया है। तो एंड टू एंड यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा। इसका ये एंड खत्म हुआ, फिर इसके बाद इसको कनेक्ट कर दिया, फिर इसका एंड खत्म हुआ, फिर इसके बाद इसको ऐड कर दिया। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, क्या क्या और इनके प्रॉपर्टीज होंगी वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, मान लेते हैं कि इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब जब आप बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो तो चार्ज फ्लो करेंगे, और जो चार्ज फ्लो करेंगे वो पूरे वायर में यानी कि पूरे सर्किट में फ्लो होकर के वापस बैटरी में आ जाएंगे अपनी एनर्जी को सप्लाई करके। तो होता ये है कि यहाँ पर चार्ज क्या होता है, Q, और जो करंट होता है वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इन चार्ज को कोई और भी जगह नहीं मिल पा रही है फ्लो करने के लिए। अगर मान लो यहां से कोई चार्ज Q निकला तो वही चार्ज इस वाले रेजिस्टेंस में भी जाएगा, फिर यही चार्ज इस वाले रेजिस्टेंस में भी जाएगा और वही चार्ज इस वाले रेजिस्टेंस में फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं उसके पास जाने के लिए, और फिर से वहां पर कहां पर आ जाएगा, अपनी बैटरी में। होता क्या है कि चार्ज कुछ एनर्जी लेकर के जाएगा, अपनी अपनी एनर्जीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और वापस बैटरी में आ जाएगा। तो आप ये देख रहे हो कि जितने भी कंपोनेंट है उन सब में चार्ज सेम है। जब उन सब में चार्ज सेम है तो उन सब में करंट भी सेम होगा। तो एक पॉइंट चीज आप ध्यान रखिए कि जितने भी रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होंगे उनमें जो करंट होगा वो सेम होगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जब भी रेजिस्टेंस को आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे उनके अक्रॉस जो करंट होगा सीरीज में वो सेम रहेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखना, क्योंकि इसी के हिसाब से हम आगे डेरिवेशन करेंगे। अब देखिए, हम फाइंड करेंगे कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। एक और चीज यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करी V, तो बैटरी क्या करती है ना, आप इसको देखो, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा V इक्वल टू W/Q। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू में V। एक्चुअली वर्क डन वो कैसे हो पा रहा है, जब चार्ज को मूव करवा रहे हैं तो कुछ ना कुछ वर्क डन करवाना होता है। वो वर्क डन एज अ एनर्जी हमें बैटरी से मिल पा रहा है। तो होता ही है कि जो एनर्जी बैटरी में है वो एनर्जी अलग अलग जगह यूज हो रही है। ठीक है, और एनर्जी को जब मैं चार्ज से डिवाइड करूंगा, तो क्या मिलेगा, पोटेंशियल। तो आप ये कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल होगा ना यहाँ पर V, क्योंकि एनर्जी हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगी, ऐसी पोटेंशियल भी हर पॉइंट का अलग अलग होगा। यानी कि इस कंपोनेंट के अक्रॉस में मान ले तो पोटेंशियल V1 है, इसका V2 है और इसका V3 है। तो जो नेट पोटेंशियल होगा V वो बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। यानी कि चार्ज और करंट तो सब में सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जो भी पोटेंशियल होगा बैटरी का वो अलग अलग जगह डिवाइड हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस कितना है। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो टोटल वोल्टेज जो कि इक्वल होगी सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप, जैसे यहाँ पर V1 हमने मान लिया, यहाँ पर V2, इसके अक्रॉस V3। तो V इक्वल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। अब इन 2 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, एक तो करंट सेम रहेगा और एक जो वोल्टेज होगी V वो इक्वल होगी V1 प्लस V2 प्लस V3 के। इनको ध्यान में रखते हुए हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे।
तो हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। मान लेते हैं कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3। हम 2 लेकर के भी कर सकते हैं, 4 लेकर के भी कर सकते हैं, बट 3 ले रहे हैं, R1, R2 और R3। और यहाँ पर जो बैटरी कनेक्ट की है लेट उसके क्रॉस पोटेंशियल है वो है V। तो मैंने आपको बताया था जो V होगा लेट इसके क्रॉस पोटेंशियल V1 है, इसके क्रॉस V2 और इसके क्रॉस V3। तो जो V टोटल होगा वो इक्वल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। एक्चुअली आप इसको ऐसे समझो कि V को आप अभी के लिए मान लो कि एनर्जी है, तो जो एनर्जी बैटरी से मिल रही है वो तीनों जगह यूज हो रही होंगी, तो तीनों एनर्जी का सम एज अ होल वो इक्वल होगा जो बैटरी की अपनी एनर्जी है। मैंने आपको बताया था इससे पहले W इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू में V, वही तो एनर्जी होती है। तो अगर मैं मान लो Q को 1 यूनिट, तो एनर्जी बराबर किसके हो जाएगी, पोटेंशियल के। तो V इक्वल टू कितना, V1 प्लस V2 प्लस V3। और करंट सब में सेम रहेगा, यानी जो I होगा वो सेम रहेगा तीनों रेजिस्टेंस में। तो आप ये देखिए, हमें ओम्स लॉ पढ़ा था, V इक्वल टू IR होता है। तो अगर मैं V1 की वैल्यू लिखूं यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टेंस, तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा I इंटू में R1 के। ऐसे ही V2 किसके इक्वल होगा, V2 विल बी इक्वल टू I इंटू में R2। और V3 इक्वल टू होगा I इंटू में R3। अब देखो, ऐसे अगर मैं इस पूरे सर्किट को एक इक्विवेलेंट सर्किट मानूं कि लेट इन सब का R एक R इक्विवेलेंट के इक्वल है, करंट तो सेम फ्लो कर रहा होगा, बैटरी कितना V, पोटेंशियल V है और I, इसी को मैंने ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। तो इस सर्किट में मैं लिख सकता हूँ ना V इक्वल टू किसके, I इंटू में R इक्विवेलेंट के। अब देखिए इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो वो किसके बराबर आएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हमारे पास है। V की वैल्यू किसके बराबर है, I इंटू में R इक्विवेलेंट। V1 की वैल्यू IR1, V2 की वैल्यू IR2 और V3 की वैल्यू IR3। आप देखो यहाँ पर I सब में सेम है, तो I को कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। यहाँ पे I से I कैंसिल करो, तो जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, यानी कि जब सीरीज में 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस कनेक्ट हो तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो उन सबको आपको अलजेब्रिकली ऐड करना पड़ेगा। R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने भी रेजिस्टेंस सबको ऐड करना होगा। एग्जांपल ले लेते हैं इसका। मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू है R1 ओम, एक और रेजिस्टेंस ले लेते हैं जिसकी वैल्यू है 2 ओम और एक और ले लेते हैं जिसकी वैल्यू है 3 ओम। ठीक है, तो इनका ये सीरीज में कनेक्ट है, इनका R इक्विवेलेंट अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या करेंगे, इन सबको डायरेक्टली बस ऐड करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6 ओम। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है सीरीज के लिए, सभी को बस ऐड कर दो, जैसे आप नंबर को ऐड कर दो उन सबको ऐड कर दीजिए, वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। एक और खास बात मैं आपको बता दूं, देखो इनमें आप देखो कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 3 ओम। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी, 3 ओम। लेकिन जो हमारा रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आया है वो इन सबसे ज्यादा आया है, 6 ओम आया है। तो सीरीज में जब भी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी उस सर्किट में जो भी मैक्सिमम वैल्यू है, जैसे यहाँ पर 3 ओम था, उससे ज्यादा ही होगी वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। तो जो मैंने पॉइंट बताया आपको, आप उसको इस तरह से यहाँ से लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जैसे लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस क्या था हमारे एग्जांपल में, 3 ओम। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो 6 ओम आया, तो उस लार्जेस्ट इंडिविजुअल वैल्यू से भी ज्यादा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा आएगा जब वो सीरीज में कनेक्टेड होंगे। तो फॉर्मूला हमने सीख लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 रहेगा। एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं सीरीज के लिए। देखो जब भी सीरीज में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो एंड टू एंड कनेक्शन होगा, करंट सभी में सेम रहेगा, लेकिन वोल्टेज जो भी होगी सभी की मिलाकर के वो नेट वोल्टेज जो बैटरी के होगी उसके इक्वल होगी। टोटल वोल्टेज विल बी इक्वल टू सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ऑल द रजिस्टर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी जो भी लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, और जो सीरीज का फॉर्मूला होगा उसमें बस आपको डायरेक्टली ऐड करना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 जितने भी रेजिस्टेंस है उन सबको डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, और ये हो गया उसका डेरिवेशन ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग सर्किट फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी, और इसमें आर की वैल्यू 2 ओम है। तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो ऐसे में पता है आप क्या करो कि ये देखने के लिए सीरीज में है कि पैरेलल में, हालांकि पैरेलल में बाद में करेंगे। आप ये मान लो कि यहाँ से कुछ करंट एंटर किया, करंट एंटर किया मतलब क्या, चार्ज एंटर किया। तो जो भी चार्ज यहाँ पर जाएगा या जो भी करंट फ्लो करेगा वो इसमें भी जाएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, करंट सभी में सेम फ्लो करता है इसमें। तो मतलब यहाँ पर आप देखो और कोई रास्ता नहीं है ना, और कोई वायर यहाँ पर कनेक्ट नहीं है, यहाँ से गया यहाँ पर आएगा, तो पूरा एक सिंगल पाथ हो गया एक तरह से। भले ही देखो आप ये वायर सीधा है, आप इसको ऐसे तोड़ मोड़ के भी तो रख सकते हो, वही काम यहाँ पर किया गया है। इसी को पकड़ के आप सीधा कर लो बिल्कुल, तो इस तरह का वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी रेजिस्टेंस आप देख रहे हो ये सब सीरीज में कनेक्ट है। तो मैंने आपको बताया आर इक्विवेलेंट क्या करना होगा, सभी को ऐड करना पड़ेगा। तो कितने हैं, सबको ऐड कर लेते हैं। आर 1 2 3 4 5, तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, यानी कि टोटल कितना होगा 5। तो 5R। अब 5 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना हो जाएगा 10 ओम। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए। तो सीरीज में बस आपको डायरेक्टली ऐड करना है, लेकिन बहुत से क्वेश्चन में आपको पहचानना भी होगा कि सीरीज कौन सा है और पैरेलल कौन सा है। हालांकि वो उसके लिए मैं अलग से एक पूरी वीडियो बनाऊंगा जहां पर हम सीरीज और पैरेलल का मिक्स्ड फाइंड करेंगे कि कैसे रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन द गिवन सर्किट करंट इन ईच रजिस्टर कितना होगा। तो पहले काम करते हैं, यहाँ पर देखो क्योंकि तीनों सीरीज में है तो करंट तो सेम रहेगा, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा V = IR। वोल्टेज हमें पता है कितनी 18, लेकिन यहाँ पर हम करंट जो करंट फाइंड करेंगे उसके लिए यहाँ पर R इक्विवेलेंट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि तीनों ही सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में मतलब एक ही लाइन में कनेक्टेड है सब, तो इनका जो R इक्विवेलेंट होगा वो बराबर कितना होगा R1 + R2 + R3। ये वही एग्जाम्पल होगा जो मैंने ले लिया था 1 + 2 + 3 यानी कि 6 ओम। तो R इक्विवेलेंट आ गया। वोल्टेज कितनी 18 है, तो 18 I की वैल्यू फाइंड करनी है। R इक्विवेलेंट कितना 6, तो I = कितना हो जाएगा 18/6, सो इट विल बी इक्वल टू 3 एम्पियर। तो करंट कितना फ्लो हो रहा होगा 3 एम्पियर। अब डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो देखो इसमें मैं कुछ रेजिस्टेंस ले लेता हूँ। लेट एक रेजिस्टेंस ये है, इसका फर्स्ट पॉइंट, ये इसका सेकंड पॉइंट। फिर एक रेजिस्टेंस ये इसका पहला पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट, ये इसका फर्स्ट पॉइंट, ये इसका सेकंड पॉइंट। अब पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए आप क्या करो, इन सब के पहले जो एंड है ना उनको एक साथ कनेक्ट कर लो। इसको ऐसे, ठीक है, या इसको भी मैं ऐसे डिजाइन में बना देता हूँ। तो हमने क्या करा, फर्स्ट वाले एंड को एक साथ कनेक्ट किया, सेकंड वाले एंड को एक साथ कनेक्ट किया, और बन गया हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इनमें भी हम देखेंगे कि आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, करंट कैसा सेम रहेगा, वोल्टेज किसमें सेम रहेगी, वो सब चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर वोल्टेज है V। अब आप ये देखिए, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, पहले ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये पॉजिटिव पॉइंट जो है वो इन सभी के वायर से सेम एंड से कनेक्टेड है। तो ये सब किससे कनेक्ट हो गए, सारे के सारे पॉजिटिव से, और ये सब किससे कनेक्ट हो गए, नेगेटिव टर्मिनल से। तो क्योंकि सब एक ही, मतलब फर्स्ट एंड सब एक जैसे पोटेंशियल से कनेक्ट है, सेकंड एंड सब एक जैसे पोटेंशियल से कनेक्ट है, तो इन सब का जो पोटेंशियल होगा वो सेम रहेगा। यानी कि यहाँ पर कोई V1 V2 V3 नहीं होगा, यहाँ पर सभी के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B विल बी इक्वल टू V। लेकिन अब आप ये देखिए कि जो करंट है ना, करंट मतलब क्या, चार्ज। तो इन चार्ज को अलग अलग रास्ते मिल गए जाने के लिए। जैसे मान लीजिए बहुत सारे आपके दोस्त हैं, ठीक है, वो पहले तो एक साथ जा रहे हैं, लेकिन अब अलग अलग रास्ते उनको जाने के लिए मिल गए। तो कोई किसी का मन करेगा कि ऊपर चले जाए, किसी का मन करेगा नीचे चले जाए, कोई सीधे चले जाएगा जो सीधा होगा। तो अब ऐसे ही करंट का है, करंट क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जो चार्ज है उनको अलग अलग रास्ते मिल गए हैं, तो इसका मतलब जब चार्ज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसकी वजह से इन सब में अलग अलग वैल्यू का करंट फ्लो करेगा। मैं मान लेता हूं इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, इसमें I2 और इसमें I3। तो हमने यहां से दो चीज सीखी। पहला, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर सेम रहेगा, और किसके बराबर होगा, जो भी आप बैटरी से वोल्टेज V अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपको बताया एंड सेम टर्मिनल से कनेक्ट है इनके।
और जो टोटल करंट होगा, मैंने आपको क्या बताया था कि अलग अलग करंट होगा, लेकिन ये तीनों जो करंट मिलके बने, किससे बने, जो करंट बैटरी से आ रहा था उसी से तो बना है। तो आई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो जब भी करंट डिवाइड होगा तो एक्चुअली करंट क्या है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आई की वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होगी। तो हम ये कह सकते हैं पैरेलल में वोल्टेज तो बराबर होती है सभी के अक्रॉस, जितने भी कंपोनेंट आप कनेक्ट करोगे, लेकिन करंट अलग अलग होगा। ठीक है, अलग अलग रेजिस्टेंस का अलग अलग करंट रहेगा पैरेलल में। अब हम फाइंड करेंगे कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो करंट होगा, लेट इनमें सब अलग अलग करंट जा रहा है, मैं मान लेता हूं इसमें करंट जा रहा है I1, इसमें करंट जा रहा है I2 और यहाँ पर करंट जा रहा है I3। तो जो I की वैल्यू होगी वो बराबर होगी समेशन ऑफ ऑल द करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 के। वैसे इसको किरचॉफ करंट लॉ भी कह सकते हैं, वो आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। फिलहाल इसको सिंपली याद रखो, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होगी। वोल्टेज सब में इक्वल होगी। इनका अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं, जैसे मैंने सीरीज के लिए बनाया था, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया R इक्विवेलेंट, करंट I फ्लो कर रहा है, वोल्टेज है V। तो यहाँ पर V इक्वल टू किसके होगा, I इंटू में R इक्विवेलेंट के। और इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि करंट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, V अपॉन में R इक्विवेलेंट। अब देखिए यहाँ पर भी जैसे V इक्वल टू IR होता है, तो वही फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर लगाऊं इसमें, तो इसको आप I इक्वल टू V अपॉन R लिख सकते हैं। तो I1 बराबर किसके होगा, V अपॉन में R1। I2 किसके बराबर होगा, V अपॉन में R2 और I3 बराबर होगा V अपॉन में R3। ये हमने करंट की वैल्यू रख ली है इन टर्म्स ऑफ द रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर सब वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो I बराबर किसके है, V अपॉन में R इक्विवेलेंट। फिर I1 की वैल्यू ये है V अपॉन में R1, ऐसे ही यहाँ पर V अपॉन में R2 और यहाँ पर V अपॉन में R3। अब देखो सब में V है तो V तो कॉमन लेकर के कैंसिल आउट हो ही जाएगा। आगे V कॉमन लिया, यहाँ पर लिखा 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। V से V कैंसिल करो, तो यहाँ से अब हमारा फॉर्मूला आ जाएगा V 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। जब भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपली। तो ये हमारे पास मैंने वही एग्जांपल लिया, 1, 3 और 2 ओम रेजिस्टेंस है पैरेलल में कनेक्ट। तो इनका R इक्विवेलेंट अगर मुझे निकालना है तो मुझे लिखना पड़ेगा R1 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। R1 कितना है, मतलब इन सबको रेसिप्रोकली ऐड करना है। तो एक बार हमारे पास है 1 अपॉन 2, फिर 1 अपॉन 3, फिर प्लस में 1 अपॉन में 1। 1 अपॉन 1 मतलब 1 ही हो गया, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो 2 और 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। यहाँ पर हम लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे, देखो ये 3 कैसा है, क्योंकि 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 टाइम्स, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर 2 आएगा क्योंकि 3 के टेबल में कब आता है ये 2 टाइम, 3 इंटू 2 6 प्लस ये आ गया 1, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आएगा 6, क्योंकि 1 के टेबल में 6 कब आएगा 6 टाइम्स। तो 3 और 2 5 और 6 11 और यहाँ पर कितना आ गया ये 6। तो अब देखो ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, जबकि हमें तो R इक्विवेलेंट फाइंड करना है, सो इट विल बी इक्वल टू 11 अपॉन में 6। तो देखो ये 11 अपॉन 6 किसके बराबर था, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट इसको भी रिवर्स कर दो, 6 अपॉन 11, तो ये आएगा 0.54। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर सबसे मिनिमम वैल्यू किसकी थी, 1 ओम की, इससे कम तो कोई नहीं है। लेकिन जो R इक्विवेलेंट आया है वो 1 से भी कम आया है, यानी कि 0.54। इसको हम ये कह सकते हैं कि जो हमेशा R इक्विवेलेंट आएगा पैरेलल में वो हमेशा कम होगा जो भी मिनिमम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सर्किट में। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। स्मॉलेस्ट क्या था हमारा 1 ओम, लेकिन R इक्विवेलेंट कितना है 0.54। तो हमेशा पैरेलल में जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगा वो कम ही आएगा, वो सबसे कम होगा। जितने भी सबसे मिनिमम वैल्यू होगी सर्किट में रेजिस्टेंस की, उससे भी कम ही वैल्यू आएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की।
अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन में। हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वो होती है पैरेलल में। जो भी घरों में वायरिंग होती है वो किस में होती है? पैरेलल में। इसके फायदे हैं, क्या फायदे भी बताते हैं। देखो, इन सीरीज सर्किट व्हेन वन कंपोनेंट फेल द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स। इसका आप ऐसे समझो कि मान लो कि हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, जैसे बहुत सारी लड़ी होती है ना जो हम दिवाली पे लगाते हैं लाइट्स, तो एक लाइन में पूरी लगी रहती है, उसमें लाइन में एक भी बल्ब अगर खराब हो जाए तो बाकी बल्ब काम नहीं करते हैं, तो इसका मतलब वो सीरीज में लगी है। अब सीरीज में दिक्कत ये कि अगर मान लो यहां से कोई पॉइंट ब्रेक हो गया तो सर्किट में करंट यहां से यहां तो फ्लो कर पाएगा, यहां से यहां जा पाएगा, लेकिन आगे उसको रास्ता नहीं मिलेगा जाने का। तो जितने भी पहले वाले कंपोनेंट है ना वो भी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि करंट को मतलब करंट फ्लो होने के लिए सर्किट का कंप्लीट होना जरूरी है। तो यहीं से ब्रेक हो गया, यहीं से टूट गया तो आगे करंट नहीं जा पाएगा। तो जितने भी कंपोनेंट है वो सब फेल हो जाएंगे अगर कोई एक भी सर्किट में ब्रोक हो जाता है तो पॉइंट। तो इसलिए पैरेलल इज मोर बेटर देन दी सीरीज। इस मामले में तो जो पैरेलल होगा वो बेटर रहेगा। सेकंड, डिफरेंट एप्लायंसेस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट, दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन सीरीज कॉम्बिनेशन एज सीरीज में जो करंट होगा वो सेम होता है। हमने सीखा था सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सभी में सेम रहेगा, लेकिन एक आप चला रहे हो कूलर, एक आप चला रहे हो पंखा, एक आप चला रहे हो एसी, तो एसी को बहुत ज्यादा करंट चाहिए होगा, सबसे कम पंखे को चाहिए होगा, नॉर्मल जो फैन होगा टेबल फैन। तो अलग अलग कंपोनेंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है करंट की, इसीलिए सीरीज में उन सबको हम कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, इसलिए घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज, ये भी एक फायदा है। जब आप पैरेलल में सबको कनेक्ट करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो करंट इजिली फ्लो कर पाएगा। तो ये सब पॉइंट है कि किस हिसाब से हम कह सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन इज मोर बेटर देन द सीरीज कॉम्बिनेशन। और ये भी ध्यान रखना हमारे घरों में जो वायरिंग की जाती है वो किससे की जाएगी? पैरेलल कॉम्बिनेशन से। इन्हीं सब फायदों की वजह से होगी। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हेन द करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम, तो सर्किट क्या होगा? सीरीज, पैरेलल, दोनों या कोई नहीं? तो सीरीज में करंट सेम होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीरीज में करंट सेम रहेगा जितने भी रजिस्टर है। क्वेश्चन 2, इन पैरेलल सर्किट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेम अक्रॉस रजिस्टर, तो मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस सभी में सेम रहेगा। नेक्स्ट है व्हेन रेजिस्टेंस इज डबल एट कांस्टेंट वोल्टेज, करंट का क्या हो जाएगा? देखो V इक्वल टू IR होता है, तो क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस को डबल किया जा रहा है कांस्टेंट वोल्टेज पे, रेजिस्टेंस को डबल किया जा रहा है कांस्टेंट वोल्टेज पे, तो करंट कितना हो जाएगा? तो जब रेजिस्टेंस डबल होगा तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो देखो ऐसा हम कह सकते हैं वोल्टेज कांस्टेंट है, जब वोल्टेज कांस्टेंट है तो I1 R1 इक्वल टू I2 R2 होगा। ये मैंने कैसे बताया अभी बताता हूँ। मान लेते हैं पहले केस में करंट है I1 R1, रेजिस्टेंस है I1 और R1, और सेकंड केस में करंट हो गया I2 और रेजिस्टेंस हो गया R2। लेकिन दोनों में केस में वोल्टेज सेम है क्योंकि बोला है कांस्टेंट वोल्टेज, तो हम ये कह सकते हैं दोनों केस में वोल्टेज अगर इक्वल है तो V इक्वल टू कितना I1 R1 और ये वाला भी कितना हो जाएगा I2 R2। तो हमें क्या पता करना है? करंट कितना हो जाएगा। पहले मान लेते हैं करंट अगर I1 है और रेजिस्टेंस है R1, तो बाद वाला जो रेजिस्टेंस है R2 वो क्या हो गया? डबल हो गया है, यानी कि 2 टाइम्स हो गया पहले वाले के। तो R से R कैंसिल कर दो, तो हम ये कह सकते हैं I2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? I1 अपॉन में 2। तो करंट आधा हो जाएगा जब रेजिस्टेंस डबल कर रहे हैं आप, ठीक है। जब रेजिस्टेंस को डबल किया जाएगा, मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस बड़ा होगा तो करंट कम हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फोर्थ, रेजिस्टेंस इन अ सर्किट इफ करंट फ्लोइंग इन अ इज डबल विल बिकम। क्वेश्चन 4, रेजिस्टेंस इन अ सर्किट इफ करंट फ्लोइंग इज डबल विल बिकम। देखो मैंने आपको बताया होगा कि रेजिस्टेंस एक वायर की अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि करंट कितना है या वोल्टेज कितनी है। अगर मान लीजिए आप सर्किट में करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो अगर आप करंट को इंक्रीज करोगे तो उसके लिए आपको वोल्टेज को डबल करना पड़ेगा, ठीक है।
क्योंकि V अपॉन I का रेशो हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस के बराबर, तो रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम, क्योंकि रेजिस्टेंस उस वायर की अपनी प्रॉपर्टी है। आप उसमें करंट कम ज्यादा करने से कुछ नहीं हो पाएगा। करंट अगर आप बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ेगी, करंट अगर आप कम करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। हालांकि क्वेश्चन नंबर 3 में इसका अपोजिट था। क्वेश्चन नंबर 3 में हम वोल्टेज को कांस्टेंट रख रहे थे, ठीक है, और रेजिस्टेंस को डबल कर रहे थे, तो करंट वहां पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इफेक्ट करता है करंट को। हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस रेसिस्ट करता है ना करंट को, तो रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, तो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे बताना, लेकिन दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी मैं एक अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के। थैंक यू एंड बाय एवरीवन।